क्या अन्ना हजारे चूज करते हैं केजरीवाल को या केजरीवाल चूज करते हैं अन्ना हजारे को? कौन किसको आंदोलन में लेके आता है? तो करते करते रहे। एक अन्ना हजारे हैं, बड़े पुराने आदमी, 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं विधायकों सांसदों के खिलाफ। वहाँ चले जाओ, वहाँ पहुँचे होंगे लोग। अन्ना जी खाली बैठे हुए थे, बोले चलो भाई। तो यहाँ जब अन्ना बैठे तो अन्ना के बैठने पे जनता कम थी और मीडिया और सिविल सोसाइटी ज़्यादा थी। और जैसे ही लोग आए, लोगों को लगा कि नहीं इसमें तो पोटेंशियल है, और सारे टीवी ने चलाया। उसके बाद आंख बंद कर करके लोग भागना चालू किए। 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन केजरीवाल का जो पर्सनल दायरा है वो उतना ही बड़ा है जितना मोदी जी का है। तो कायदे से कहिए तो केजरीवाल को मैं 2002 से जान रहा हूँ, 20 साल हो गए, ठीक है। ठीक इसके बाद ही वो छुट्टी लेके चले गए। तो शायद वो यूएस गए थे जब यहाँ पे 2002 में गुजरात के दंगे हो रहे थे। उस वक्त वो यूएस में थे केजरीवाल, और सेबेटिकल पे थे। अब यूएस में थे, किस एजेंसी के साथ थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। 2010-11 में जो कुछ हो रहा था उसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मेरे पास था और बहुत लोगों के पास था जो केजरीवाल को पहले से जानते थे। तो 2006 में जब मैग्सेसे अवार्ड मिला केजरीवाल को, तो बहुत लोगों के लिए, हम सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि अरे ये कौन आदमी है भाई, अचानक से कौन आदमी जिसको मिल गया अवार्ड ये। और 2011-12 में जब ये आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो जो लोग भी 2006 से कंटिन्यूटी में उनको जान रहे थे, वो जानते थे कि 11-12 में क्या हो रहा है, दे कुड सी। लेकिन जो लोग कंटिन्यूटी में नहीं जान रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा बदलाव था। प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जब अन्ना हजारे मूवमेंट चलती है रामलीला मैदान में, क्या ये मूवमेंट थी जो पहले से तय थी? 2-3 साल पहले कब ये इनका माहौल बना अन्ना हजारे का कि वो एक जाके आंदोलन करेंगे लोकपाल बिल के ऊपर? केजरीवाल कोशिश में तो थे लगातार, हाँ, इंटरवीन कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे वो कि आंदोलन जब चल रहा था तो भाजपा की तरफ से और आरएसएस की तरफ से लिखित निर्देश थे। मेरे पास दो चिट्ठियाँ, बहुत लोगों के पास होंगी, चिट्ठियाँ पार्षदों को गई थी भाजपा के कि आप लोग इसमें लॉजिस्टिक मदद कीजिए आंदोलन में। ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ जो पिछे किया उन्होंने 2012 तो पहला, वो सफ़र विच की वाकई ही केजरीवाल ने सत्ता दे विच आउणा सी। जो धरना लग्या सी अन्ना हजारे का, कि वाकई वो अन्ना हजारे ने ही धरना लगाया सी। इस दे पिछे मकसद की सी? लोकपाल बिल अज तक नहीं आया। जो धरना लगाया जाता 2012 दे विच, उस समय केंद्र विच कांग्रेस पार्टी हुंदी है। 10 साल केंद्र सरकार जो है 2014 ਵਿੱਚ पूरे कर लेंदी है। तो गलबात करांगे अज इस किताब नूं लैके, आम आदमी दे नाम दे उत्ते। यह किताब अभिषेक श्रीवास्तव ने, जो कि गाजियाबाद विच रहिंदे ने, उन्होंने किताब लिखी है। पत्रकार ने पिछले काफ़ी लंबे समय तो पत्रकारिता करते आए ने, अखबारों के विच आर्टिकल लिखते हैं, अलग अलग जगह पर जाके बोलते भी ने। तो किताब इन्होंने लिखी है। पहला अभिषेक श्रीवास्तव ने 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ केजरीवाल नाल इंटरव्यू कीते सी। उस तो बाद फिर एक इंटरव्यू हुंदा 2010 ਵਿੱਚ। उस तो बाद केजरीवाल नाल इंटरव्यू नहीं हो पाउंदा, कोशिश करते हैं पर केजरीवाल इंटरव्यू नहीं करते। अभिषेक नाल गल करेंगे और इस किताब में इहो जिहा की खास लिखिया जिस करके अज पंजाब के लोग इस किताब नूं पढ़ते हैं और की पढ़ते हैं और इसका मतलब की किताब लिया। अभिषेक साडे नाल ने। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ पे। नमस्ते। अभिषेक जी, पहले तो मेरा सवाल यही है कि इस किताब को लिखने का मतलब क्या है? आपने ये किताब लिखी है,
क्यों लिखी किताब आपने? नहीं देखिए, क्यों लिखी इसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि जब आप जर्नलिज्म में होते हैं, पत्रकारिता करते हैं, फील्ड में होते हैं, और कोई आपके पत्रकारिता के दौरान या आपके जीवन के दौरान ही कोई नई ऐसी चीज़ आती है पॉलिटिकल या सोशल, जिससे बड़ी आबादी जुड़ जाती है, बड़ी आबादी को वो अपील करती है, तो ऐसा बहुत कम होता है। जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो पत्रकार रहे होंगे उनका सौभाग्य रहा होगा कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देखा। जेपी मूवमेंट के दौरान जो पत्रकार रहे होंगे उनका सौभाग्य रहा कि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन देखा। तो लंबे लंबे समय तक वक्फे में हमारे यहाँ आंदोलन इतने बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। तो जो बड़े आंदोलन बदलाव वाले होते हैं, उस दौरान अगर आप हैं, आप काम कर रहे हैं, ज़िंदा हैं एक नागरिक के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे, पत्रकार के तौर पे, तो आपका सौभाग्य है कि आप एक बदलते हुए समय को देख रहे हैं। यू आर विटनेस टू द चेंज। तो 2011-12 में जो हुआ इस देश में, वो वास्तव में एक बड़े चेंज और एस्पिरेशन का मामला था। और लोगों ने कहा भी कि जेपी आंदोलन के बाद, मतलब सन 75 के बाद आप जोड़ लीजिए, 35 साल बाद कोई आंदोलन खड़ा हुआ है। ठीक, तो जब आप पब्लिक सर्विस में होते हैं, पब्लिक डोमेन में होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो नेचुरल है कि आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और व्हेन यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर क्लोजली इन्वॉल्व विद ऑल द डेवलपमेंट्स। हाँ, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन के बाद अभी तक जो कुछ चल रहा है, हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं अलग अलग लेवल पे, चाहे एज ए जर्नलिस्ट, चाहे एक्टिविस्ट, ऑब्जर्वर के तौर पे भी। तो होता ये है कि हमारा काम होता है किसी नए प्रोसेस को समझना और समझाना। ठीक है, तो एक बात तो ये है कि 2010-11 में जो कुछ यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा था दिल्ली में, उसे देख तो बहुत लोग रहे थे, लेकिन समझ रहे थे अपने अपने तरीके से। क्या करते थे केजरीवाल 1999 से या 2000 से लेके 2012 के बीच में? वो 12 साल केजरीवाल क्या क्या कर रहे थे? क्या उनकी मूवमेंट थी? क्या एक्टिविटी कर रहे थे वो? पहले वाले सवाल का जो जवाब दे रहा था ना मैं, उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो आपको ऐसा धैर्य से सुनना पड़ेगा, मतलब कट टू कट नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस में सुनिए। मैं ये कह रहा था कि जब आपके समय में कोई चेंज घटता है, तो उस चेंज को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। ठीक है, एक आदमी सामने देख रहा होता है कि एब्रप्टली कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड एब्रप्टली, अचानक, तो उसका हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट होता है वो गायब होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है। ठीक, 2010-11 में जो कुछ हो रहा था उसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मेरे पास था, और बहुत लोगों के पास था जो केजरीवाल को पहले से जानते थे। कैसे जानते थे? तो 2006 में जब मैग्सेसे अवार्ड मिला केजरीवाल को, तो बहुत लोगों के लिए, हम सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि अरे ये कौन आदमी है भाई, अचानक से कौन आदमी जिसको मिल गया अवार्ड ये। हाँ, तो 2006 में केजरीवाल को मैग्सेसे मिलने के बाद बहुत लोगों ने उन्हें जाना, फर्स्ट टाइम जाना। और 2011-12 में जब ये आंदोलन खड़ा हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो जो लोग भी 2006 से कंटिन्यूटी में उनको जान रहे थे, वो जानते थे कि 11-12 में क्या हो रहा है, दे कुड सी। लेकिन जो लोग कंटिन्यूटी में नहीं जान रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा बदलाव था। ठीक है, तो 6 में हुआ क्या था? 6 में केजरीवाल को एक मैग्सेसे अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने दिल्ली के एक ख़ास इलाके में, नंद नगरी में, जो स्लम वाला इलाका है, वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अकाउंटेबिलिटी डिमांड की, और राशन कार्ड और तमाम इस तरह की छोटी मोटी एम्यूनिटीज़ जो थी उस पर आंदोलन चलाया। ठीक है, छोटा सा मॉडल था, अच्छा मॉडल था, और वो अरुणा राय जो राजस्थान में करती रही हैं, वो वहीं से सीख के आए थे, उन्होंने किया, और उसके आधार पर उनको मिला मैग्सेसे। मैग्सेसे मिलने के बाद उन्होंने जो है अपना काफिला बढ़ाया, कुछ और लोगों को जोड़ा, उसके पहले भी जोड़े थे वो। 2002 में मुझे याद है, हम लोग जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से निकले थे, तो हमारे पहले के बैच के लोग भी जो है केजरीवाल के साथ परिवर्तन में काम करने गए थे। परिवर्तन 5000 रुपये देता था उस समय, और वो अनरजिस्टर्ड NGO था 2002 में।
तो 5,000 रुपये में काम करवाता था स्लम्स में, और यही राइट टू इन्फॉर्मेशन इस तरह के मसले पे। तो 2002 या कहिए कि इनफैक्ट हाँ 2002 ही वो समय है एग्जैक्टली 2002 का जुलाई अगस्त, जब केजरीवाल पब्लिक डोमेन में आते हैं और वो परिवर्तन के लिए रिक्रूटमेंट्स करते हैं नए यंग लोगों का, ठीक है। उसके पहले क्या था, तो केजरीवाल 2000 से 2002 तक सैबेटिकल पे थे, छुट्टी पे थे, और 2000 में उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा विसल ब्लोअर का रोल निभाया था एक केस में, जिसका जिक्र इस किताब में है, एक पुरानी कहानी करके। तो वो यशवंत सिन्हा जो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी बहू की एक शेल कंपनी थी मॉरिशस में, और उस पर इनकम टैक्स का मसला था। तो उस मामले में केजरीवाल ने विसल ब्लोअर का रोल निभाया, और उस पर इलाहाबाद के बनवारी लाल शर्मा ने एक्शन लिया, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बड़ा एक मामला था भ्रष्टाचार के उजागर होने का। ठीक इसके बाद ही वो छुट्टी लेके चले गए। तो शायद वो यूएस गए थे, जब यहाँ पे 2002 में गुजरात के दंगे हो रहे थे, उस वक्त वो यूएस में थे केजरीवाल, और सैबेटिकल पे थे। अब यूएस में थे, किस एजेंसी के साथ थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इस पे बहुत स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है। मैंने स्पष्ट नहीं है, मैंने इसीलिए इसमें कुछ नहीं लिखा है उस बारे में, क्योंकि स्पेकुलेशंस बहुत हैं कि वो स्टडी कर रहे थे या कहीं वो किसी ट्रेनिंग पे थे, इंटर्नशिप पे थे, ठीक है। मतलब बहुत क्लियर मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक मतलब मोटा मोटी आइडिया है कि वो उस छुट्टी के दौरान 2 साल के दौरान ही वॉज इन यूएस, और यूएस में वो कुछ मतलब कुछ स्टेट के साथ ही जो है जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, और कुछ जो भी सीख रहे हो कर रहे हो व्हाटएवर। लेकिन 2002 में वो लौटते हैं, दंगे के बाद लौटते हैं वो, ठीक है, गुजरात दंगे के बाद एग्जैक्टली उसके बाद लौटते हैं, और उसके बाद वो नए यूथ को रिक्रूट करते हैं परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन में काम करते हैं। और मैं चूँकि जहाँ से निकला इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, तो हमारे एक आध पीछे के लोग उनके साथ काम कर रहे थे। तो कायदे से कहिए तो केजरीवाल को मैं 2002 से जान रहा हूँ, 20 साल हो गए, ठीक है। तो 2002 से मैं इस रूप में जान रहा था कि भाई जो लड़के जाते थे काम करते थे, हमारे एक आध सीनियर हमारे साथ के लोग, वो आके बताते थे कि यार आज ये किया, आज वो किया, आज ये धरना लगाया, आज यहाँ पे जो है राशन को लेके बवाल हुआ दिल्ली में, है। तो मतलब केजरीवाल जो कर रहे थे वो अरुणा राय का मॉडल था, और राइट टू इन्फॉर्मेशन उनका टूल था। 2002 से 2006 तक वो जो भी किए एक पॉकेट में, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको मैक्सेसे मिला, और मैक्सेसे मिलने के बाद 2006 में मैंने उनका इंटरव्यू किया। तब फर्स्ट टाइम पर्सनली उनके घर पे, यहीं बगल में उनका घर था गाज़ियाबाद में कौशाम्बी में, पहली बार मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई, और थोड़ा सा वो भड़के भी एक आध सवालों पे, एक आध, क्योंकि मेरे एक आध जो मित्र थे और सीनियर्स थे जो उनके साथ काम करते थे, वो छोड़ के जा चुके थे उनको, मतलब उनके कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे। तो उनका नाम सामने आने पे वो थोड़ा सा नाराज़ भी हुए, गुस्सा भी हुए कि आप उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं या उनकी तरफ से आए हुए हैं ऐसे वैसे। लेकिन वो दैट वाज अ गुड इंटरव्यू, जनसत्ता में आया वो, इसमें उसका कॉपी भी लगा हुआ है नेक्स्चर में। 2006 के बाद फिर लगातार हम लोग मतलब किसी न किसी रूप में संपर्क में रहे। मतलब मैं 2010 का जब उनका आंदोलन जब तैयारी कर रहे थे, वो 2010 में आंदोलन की कोर्ट में अपील कर रहे थे, तो कई उनके कागज़ थे, कई किताबें थी जो ट्रांसलेशंस जिनकी चाहिए थी, उन्होंने मुझे मतलब इनफैक्ट स्वाति वहाँ पे काम करती थी, तो उनके मेल्स आते थे, कुछ अनुवाद भिजवाती थी, कुछ काम करते थे हम लोग, एक किताब तैयार करने की योजना थी। हाँ, तो मैं इनसाइडर नहीं था, मैं आउटसाइडर था, बट बीइंग नोन टू हिम एज ए जर्नलिस्ट एंड एज ए ट्रांसलेटर, तो एक आध मौक़ों पर 2009-10 में उन्होंने कुछ सेवाएं ली मुझसे, अनुवाद की, मैंने भी कुछ किया। और 2010 में फिर मैं दैनिक भास्कर में गया, और वहाँ पे फिर चूँकि उस समय वो मोहल्ला क्लिनिक और स्वराज का पूरा आइडिया उनका डेवलप हो रहा था, तो मैंने फिर से उनका एक इंटरव्यू किया। तो ये दूसरा इंटरव्यू था 2010 में, और ये इंटरव्यू अच्छा था, इंटरव्यू दैनिक भास्कर में आया। 10 के बाद आप जानते हैं 11 में आंदोलन हुआ, तो 11-12 जो है आंदोलन का दौर, 2-3 बार मुलाकातें हुई सड़क पे, और सड़क पे मुलाकात जैसे चलते हुए होती है वैसे ही हुई, उसमें कोई इंटरव्यू जैसा मामला नहीं था। और उसके बाद तो खैर 10 साल बीत ही गए। अच्छा अभिषेक जी, अभी आपने जो उनका बताया, उनका जो रास्ता था 2002 में, आपने बोला कि वो वापस आते हैं, गुजरात दंगे होते हैं, उसके बाद 6 में और 10 में आपने इंटरव्यू किया।
अब इन 10 सालों में या 8 सालों में 2002 से लेकर 2008 तक जो आपने काम बोले जिनके लिए उनको 2006 में अवार्ड मिला, क्या उनके ये काम 2002 में शुरू हुए थे जब वो अमेरिका से वापस आए थे, कि उससे पहले भी ये एक्टिविटी कर रहे थे? 2 में स्टार्ट हुआ था जो अमेरिका से वापस आए। उसके पहले संभव नहीं था ना। देखिए ऐसा है कि सन 2000 का इसमें केस है, यशवंत सिन्हा की वाइफ वाला। उस समय वो सर्विस में थे और एज ए विसल ब्लोअर उन्होंने कागजात मुहैया कराए भारत बचाओ आंदोलन को, ठीक है। तो 2000 में जब ये केस हो गया नवंबर में, वो छुट्टी पे चले गए इसके बाद, ठीक। छुट्टी पे जाने के बाद 2002 में वो लौट के आए। 2 साल के सबेटिकल पे थे, लौट के आए वो। उसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन का काम चालू किया। अभी तो उनके साथ कुछ थे कुछ नहीं थे, क्या 2002 में लेके या 2010-11 तक जब तक आंदोलन चला कितने लोग उनको छोड़ के चले गए थे? कोई गिनती नहीं है, मतलब मेरे जानने में तो बहुत लोग हैं इस तरह के, मतलब पर्सनली जानने में भी और सेकंड डिग्री पे भी देखें अगर तो बहुत से लोग हैं। 2002 से 2006 के बीच में बहुत लोग गए, 2006 से 10 के बीच में बहुत लोग गए, और 2011 से 13 के बीच में, 14 के बीच में बहुत लोग गए, 14 के बाद बहुत लोग गए। तो हर मतलब केजरीवाल का मामला ये रहा है कि उन्होंने जहाँ से सफ़र चालू किया तो वो जो जितना उपयोगी होता गया, जब तक साथ निभाया तब तक रहा, फिर चला गया। अलग अलग वजहें रहीं उसके लिए, तो लोग आते गए चलते गए, लेकिन केजरीवाल ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, वो चलते रहे। प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जब अन्ना हजारे मूवमेंट चलती है रामलीला मैदान में, क्या ये मूवमेंट थी जो पहले से तय थी? 2-3 साल पहले कब ये इनका माहौल बना अन्ना हजारे का कि वो एक जाके आंदोलन करेंगे लोकपाल बिल के ऊपर? देखिए ऐसा है कि केजरीवाल कोशिश में तो थे लगातार, हाँ, इंटरवीन कर रहे थे, लगातार कोशिश में थे वो, क्योंकि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, उस समय भास्कर में था मैं। तो कॉमनवेल्थ गेम में जो भ्रष्टाचार के मसले थे उसको लेके तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शीला दीक्षित के खिलाफ, हाँ, और बताया था कि कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च हुए, एट पार जो कहाँ कहाँ रेट लगा। तो केजरीवाल पब्लिक डोमेन में मुद्दे उठा रहे थे, हाँ, कागज़ ऐसे हिलाते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये 2010 से और 2011 का जो अगस्त क्या मई कहिए, हाँ, अगस्त में तो बैठ गए थे वो, मई तक तय हो गया था कि क्या होना है। तो 2010 से 11 के बीच में क्या कंस्पायर हुआ, क्या चला, मुझे लगता है कि शायद आंदोलन की तैयारी में कोई एक ऐसे फेस की खोज की जा रही थी जो फेस सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, थोड़ा सा नॉन वायलेंट हो, बुज़ुर्ग हो, सम्माननीय हो, और जिसका कोई पीछे का क्रेडेंशियल ख़राब ना हो या लोगों को याद ना हो, ठीक है। और ऐसे बहुत फेसेस थे। मतलब हमको लगता है कि भ्रष्टाचार पर सबसे पहले, काले धन पर बाबा रामदेव ने बात उठाई थी, फिर केजरीवाल उस पर आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, और इसीलिए स्वाभाविक था कि सबसे पहले ये लोग रामदेव से जाके बात करते हैं। अभिषेक जी, एक बुक आती है जियोपॉलिटिक्स कुछ साल पहले, उसमें लिखा गया है 2007 में विवेकानंद फाउंडेशन बनता है केरला में, क्या वहाँ पर किरण बेदी और केजरीवाल जाते थे वहाँ पे, और वो बनाया किसने था? नहीं, विवेकानंद फाउंडेशन तो स्टेट का ही मसला है, मतलब उसमें आरएसएस है, उसमें इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ थिंक टैंक्स उसमें इन्वॉल्व हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो विवेकानंद फाउंडेशन का एक रोल तो रहा है, इस पूरे आंदोलन में एक रोल रहा है, और इस पर कई स्टोरीज़ हुई हैं, कई जगह ये बातें आई हैं। लेकिन देखिए, आप किसी एक संस्थान को पॉइंट आउट करके ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन उसके माध्यम से खड़ा किया गया, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको आप प्रोसेस को अगर समझें तो आप प्रोसेस को इस तरह से देखिए कि 2G स्पेक्ट्रम वाला पूरा जो स्कैम, सो कॉल्ड स्कैम था, जिसको कि अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि स्कैम था ही नहीं, तो जो सो कॉल्ड स्कैम का पूरा मसला ब्लो अप हुआ, हाँ, राडिया टेप्स आए, कोयले वाला पूरा मामला ब्लो अप हुआ, तो इससे कांग्रेस के खिलाफ
भ्रष्टाचार को लेके देश भर में एक माहौल बना है, उस माहौल को बनाया गया। अगर इतना रहा होगा तो ब्लो अप करके इतना किया गया, मीडिया के जरिए ब्लो किया गया, मीडिया ने किया, बिल्कुल मीडिया ने किया। और न सिर्फ मीडिया ने किया बल्कि बीजेपी ने भी किया, ठीक। और केजरीवाल और इनके तरीके तमाम सिविल सोसाइटी के लोग जो भ्रष्टाचार को लेके नाराज़ थे उन्होंने किया। आप ये देखिए कि सोनिया गांधी की NAC में, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, योगेंद्र यादव भी थे, अरुणा राय भी थी, ठीक है, ये तमाम लोग थे। अरुणा राय केजरीवाल की गुरु हैं, योगेंद्र यादव केजरीवाल के मित्र रहे हैं, ठीक। योगेंद्र यादव ने छोड़ा NAC भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अरुणा राय ने छोड़ा। तो कांग्रेस का जो सिविल सोसाइटी वाला पोर्शन था UPA सरकार का, वो जब UPA से नाराज़ हो जाता है, कांग्रेस से नाराज़ हो जाता है भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, तब पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी फिर जो है भ्रष्टाचार चिल्लाने लगती है, ठीक है, मुद्दा मिल जाता है, मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया था। तो सिविल सोसाइटी एक तरफ चिल्ला रही है, भाजपा एक तरफ चिल्ला रही है, रामदेव एक तरफ चिल्ला रहे हैं, पूरा मीडिया चिल्ला रहा है भ्रष्टाचार। तो इवेंचुअली पूरा माहौल जो बना वो एंटी कांग्रेस माहौल बन गया करप्शन का, ठीक है, करप्शन के मुद्दे पे। यहाँ पर किसी एक संस्था को पॉइंट आउट करके आप नहीं कह सकते कि किसने खड़ा करवाया है आंदोलन, हैं। इसकी वजह यह है कि आंदोलन जब चल रहा था तो भाजपा की तरफ से और RSS की तरफ से लिखित निर्देश थे। मेरे पास दो चिट्ठियाँ, बहुत लोगों के पास होंगी, चिट्ठियाँ पार्षदों को गई थी भाजपा के कि आप लोग इसमें लॉजिस्टिक मदद कीजिए आंदोलन में, और तमाम लोग जुड़े हुए थे। वो मैंने इसलिए उस किताब का रेफरेंस दिया क्योंकि जो इशारा था, जब शायद लोगों को पहली बार पता चला होगा कि 2012 में जब ये आंदोलन चलता है, किरण बेदी और केजरीवाल इकट्ठे थे, वो मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि 2007 में भी क्या इकट्ठे थे, बिल्कुल इकट्ठे थे, हाँ। अब बात होती है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आप कह रहे थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब करप्शन की ये सारी बातें चलती हैं, सीधा सा सवाल है मेरा एक आपसे, क्या अन्ना हजारे चूज करते हैं केजरीवाल को या केजरीवाल चूज करते हैं अन्ना हजारे को? कौन किसको आंदोलन में लेके आता है? ऐसे ब्लैक एंड वाइट होता नहीं है। देखिए, आप बात कर रहे हैं आंदोलन के बारे में ना, आप आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी टीवी सीरियल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कौन किसको लाया है। आपकी किताब में लिखा हुआ है कि कहाँ केजरीवाल मैंने एक प्रोसेस बताया है उसमें, और उसमें भी मैंने जो है जिन लोगों ने मुझे बताया उनको कोट करते हुए बताया है। मैंने जर्नलिस्ट को कोट किया है ना, उन जर्नलिस्ट को जो कि अंदर के कोटरी में थे और जिनको पता था कि कहाँ से अन्ना हजारे को लाया गया है, ठीक। मैंने नहीं लिखा है, मैंने कोट किया है, ध्यान दीजिएगा, और 2-3 लोगों को कोट किया है मैंने। किसी भी आंदोलन में कोई भी एक व्यक्ति का आना किसी भी रोल में, वो कोई अचानक से नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। जब आप एक ऐसे, जैसे मान लीजिए हमें आपको आंदोलन करना है, हमको आपको कोई नहीं जानता है, तो हमें एक चेहरा चाहिए होगा ना, ऐसा चेहरा जो भारतीय समाज के मानस के हिसाब से एक्सेप्टेबल हो। भारत के समाज का जो साइकोलॉजी है, जो दिमाग है, जिसको एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेप्ट करता है? गांधी जी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो गांधी जी वाला दिमाग आज भी है लोगों का, कह रहे बड़ा त्याग वाला, धोती वाला आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो है एक दिमाग पुराना, अभी भी छवि है, बदल रहा है, लेकिन वो एक मास साइकोलॉजी हमारे यहाँ की क्या है कि थोड़ा सा बूढ़ा, गरीब, मजबूत आदमी, अनशन करने वाला आदमी, इस तरह का बड़ा संत टाइप आदमी है। बाबा रामदेव का परसेप्शन संत का नहीं था, कभी नहीं रहा। बाबा रामदेव योग कराते थे लेकिन वो श्रूड दिखते थे, उनका परसेप्शन श्रूड टाइप था। ही वॉज ए बिजनेसमैन, ठीक है। तो आप किसको पकड़ेंगे भाई? बाबा रामदेव आपके पास हैं जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और कोई है नहीं। तो बात घूम के पहुंची कि चलो रविशंकर जी के पास चलते हैं, श्री रविशंकर। हाँ, रविशंकर जी ने मना किया होगा। बात पहुंची गायत्री परिवार में, हरिद्वार में, तो वहाँ पे भी मना किया होगा पंड्या जी ने। घूमते फिरते बात जो है कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसे ही ना होता है। तो करते करते रहे। एक अन्ना हजारे हैं, बड़े पुराने आदमी, 50 साल से आंदोलन कर रहे हैं विधायकों सांसदों के खिलाफ, वहाँ चले जाओ। वहाँ पहुँचे होंगे लोग, अन्ना जी खाली बैठे हुए थे, बोले चलो भाई। अन्ना जी भ्रष्टाचार पे करते रहे आंदोलन, अन्ना बोले चलो, अन्ना चले आए। ऐसे ही हुआ होगा, आप इस तरह से मान लीजिए। मतलब आपको एग्जैक्ट अगर जानना है कि प्रोसेस क्या हुआ, तो ये प्रोसेस तो आपको केजरीवाल भी नहीं बता पाएंगे कि केजरीवाल ने उनको चुना कि उन्होंने केजरीवाल को चुना क्योंकि
आंदोलन के ऐन मौके पे इस तरह की चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं, वो एक प्रोसेस में होती हैं कि भाई एक सामूहिक मामला है कि चलो यार 5-6 लोग तुम भी देखो, कोई कायदे का आदमी मिल जाए, तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, और करते कराते एक मामला फिट हो जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है हर आंदोलन में। अच्छा, जब आंदोलन चल रहा था यहाँ पे, जैसे आपने कहा भी आप 2006 से देखते आ रहे थे, क्या सोच क्या थी लोगों की जो वहाँ पे जा रहे थे? आपने कहा बीजेपी आरएसएस की चिट्ठियाँ भी आपने जिक्र किया, उनका क्या सोच थी? लोग क्या सोच रहे थे वाकई जो आंदोलन है वो लोकपाल बिल के लिए है, लोकपाल बिल आ जाएगा, जब ठीक आंदोलन चल रहा है, लोग आप जाते होंगे ना वहाँ पे? लोगों के परसेप्शन में लोकपाल नहीं था, लोगों को एक कीवर्ड था करप्शन। ठीक है, एक करप्शन कीवर्ड था कि भाई हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए। भ्रष्टाचार से क्यों आज़ादी चाहिए? आज तक तो नहीं चाहिए थी। और ये बात बोल कौन रहा था? इस देश का मिडिल क्लास, दिल्ली का अर्बन मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, हर काम करवाने के लिए 500 रुपये निकाल देता है, वो मिडिल क्लास भ्रष्टाचार से आज़ादी चाह रहा था। क्यों? क्योंकि जो पूरा इकोसिस्टम था, मीडिया से लेके बीजेपी से लेके सिविल सोसाइटी का, वो कह रहा था कि सरकार चोर है, सरकार भ्रष्ट है, और मनमोहन सिंह चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब चारों तरफ से आपको घेर दिया जाए तो वो एक मास साइकोलॉजी बन जाती है, उसके हिसाब से कंडीशनिंग हो जाती है। हाँ, तो जो आदमी चोर होता है वो भी चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर। तो जो दिल्ली का अर्बन मिडिल क्लास था, या दिल्ली के बाहर का अर्बन मिडिल क्लास और अपर कास्ट खासकर अपर कास्ट मिडिल क्लास, उसका इंटरेस्ट था कि भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक, और ख़त्म हो किस लिए? कि उसको भ्रष्टाचार का शिकार न बनना पड़े, भले वो खुद जो है दूसरे को भ्रष्ट करे। बहुत अजीब किस्म का ये चीज़ है। जो टीम थी अन्ना हजारे वाली, वो पहले डिसाइडेड थी कि लोग वहाँ पे जुड़ते गए साथ। लोग तो जुड़े, जब एक बार आंधी चलती है तो लोग आते हैं भाई। कोई मोहरे भी डिसाइड किए हुए थे पहले? मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, 2010 की गर्मियाँ थी, 2011 यही मौसम था मेरे ख्याल से, अप्रैल रहा होगा। और मैं पटियाला हाउस कोर्ट जा रहा था दिल्ली के, मैं थे, मेरा एक मित्र था, हमारे एक मित्र हैं वहाँ पे वकील, तो उनसे हम लोग मिलने जा रहे थे, कुछ केस वेस था। सामने से अरविंद केजरीवाल टिपिकल शर्ट पैंट चश्मा लगाए हुए, मफलर नहीं क्योंकि गर्मी था, एक झोला लटकाए हुए चले आ रहे थे, पूरा पसीना पसीना। अकेला आदमी चला आ रहा है, सिंगल आदमी। दूर से देखा, बोले अरे सर, बोले और क्या हाल चाल? बढ़िया, नमस्ते। बोले कहाँ इतना पसीना पसीना, कहाँ जा रहे हैं? बोले यार वो करप्शन वाला शीला दीक्षित का मामला है, उसी में कुछ केस करके आ रहा हूँ। तो हम बोले कि अरे कुछ हिसाब उसाब करेंगे हैं, अनुवाद का काम किए थे आपका। बोला अरे यार वो होता रहेगा, ऐसे ही मजाक में होता रहेगा यार, वो आप ऐसा करो, आप जंतर मंतर आओ, जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, संडे को आ जाओ। हाँ, संडे को कुछ ऐसे सांकेतिक प्रोटेस्ट रहा होगा, तो वो धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हो रही थी। बट मैं ये कहानी भी बता रहा हूँ इसलिए कि एट दैट टाइम ऑल्सो, अप्रैल 2011 में धूप में वो आदमी अकेला चला आ रहा था, उसके आसपास कोई और था नहीं, हम 2 लोग थे, वो अकेला चला आ रहा था कागज़ वागज लेके कोर्ट से। हैं, तो आप समझिए कि उस समय भी उनके साथ जो करीबी लोग थे, वो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। हो सकता है कुमार विश्वास रहे हों, संभव है, 2 से तीसरा कोई नहीं था। भले ही कोटरी उस समय 10 लोगों की दिख रही थी। वो तो अन्ना आंदोलन जैसे चढ़ा है यहाँ पे, तो भाई यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगता है तो लोग खड़े होकर भीड़ लगा के देखने लगते हैं ना, दोस्ती बन जाती है। जेसीबी चलती है तो लोग खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ जब अन्ना बैठे तो अन्ना के बैठने पे जनता कम थी और मीडिया और सिविल सोसाइटी ज़्यादा थी। और जैसे ही लोग आए, लोगों को लगा कि नहीं इसमें तो पोटेंशियल है, और सारे टीवी ने चलाया। उसके बाद आंख बंद कर कर के लोग भागना चालू किए, और उसके बाद केजरीवाल का पूरा दायरा इतना बड़ा हो गया। इसके बावजूद केजरीवाल का जो अपना पर्सनल दायरा है वो उतना ही बड़ा रहा, और वो आज भी उतना ही बड़ा है, आप मानिए ना मानिए। 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन केजरीवाल का जो पर्सनल दायरा है वो उतना ही बड़ा है जितना मोदी जी का है। 2 ही लोग हैं। मैं अगले पार्ट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अच्छा, ये अभिषेक श्रीवास्तव ने जो किताब च लिखिया, कुछ चीज़ां दसियां ने, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े देना भाग
ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਜੋ 2011-12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਬਣੀ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨਾ